हाय, कैसे हैं आप लोग? सब कोई बढ़िया। एंड थैंक यू वेरी मच आपके इतने अच्छे फीडबैक के लिए। ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़िए और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप मेरे से रेज करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपकी लर्निंग उतना ही अच्छी होगी और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल और डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम लोग वी विल डिस्कसिंग। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा अकाउंटिंग ओवरऑल कैसे वर्क करता है। आफ्टर ओवरऑल वर्क अकाउंटिंग जो इम्पोर्टेंट टर्म है, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इस सेशन में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, थ्योरेटिकली हमें कैसे पढ़ के अंडरस्टैंड करना है, इसका डिफरेंस भी बड़े बड़े कॉरपोरेट में भी अकाउंटिंग कैसे होती है, दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी विल गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस में ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, जो आप कभी शॉपिंग करते हैं तो आपको जो बिल मिलता है, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसके पीछे बिल और वाउचर होता है। वाउचर, बिल, ये सब क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑनलाइन उसकी एंट्री कैसे होती है, सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस होते हैं और किस तरीके से एंट्री होती है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको मैनुअल कॉपी पेन पे हम लोग कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये दो पार्ट में होगा, एक पार्ट होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एंड दूसरा पार्ट होगा प्रॉपर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। और बहुत सारे प्रैक्टिकल सम भी हम लोग इस सेशन में बनाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अभी हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस में जो लेन देन होते हैं वो ट्रांजेक्शन होते हैं। बट अब उन ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अभी से हम लोग इस चीज़ को शुरू करेंगे। ठीक है, और कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक केस यहाँ पे लीजिए। सपोज आपने एक लैपटॉप परचेज करी है, आप गए आईटी ट्रेडर के पास, मैंने नाम मिस्टर स्टूडेंट ही रख दिया है। ठीक है, आप आईटी ट्रेडर के पास गए, आपने उससे एक लैपटॉप परचेज किया। ITtrader.com ने आपको क्या किया, कैश मेमो या इनवॉइस या बिल, कुछ ना कुछ मिलता है ना लैपटॉप के साथ में। आपने वो लैपटॉप ले लिया, बिल ले लिया और साथ में 70,000 रुपीज़ का उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, जीपे से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, वट एवर मेथड जो उनके पास, चेक जो भी एक्सेप्टेबल हो ITtrader.com के पास, आप उनसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, पर्सनल ट्रांजेक्शन हुआ। आपने मिस्टर स्टूडेंट ने एक IT ट्रेडर से लैपटॉप परचेज किया 70,000 रुपीज़ में। तो अभी हम लोग थोड़ा सोर्स डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं, बिल्स वगैरह पार्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन हम लोग इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे आपको जब पेमेंट किया आपने, एंड पेमेंट के साथ में आपको क्या मिला, कैश मेमो, बिल, नोटबुक, और ITtrader.com को क्या मिला, 70,000 रुपीज़। ठीक है, और उनके पास से उनका लैपटॉप चला गया, लैपटॉप आपके पास आ गया। तो एक एस्पेक्ट होता है ट्रांजेक्शन्स में गिव एंड टेक, एंड दूसरा होता है इंक्रीज और डिक्रीज। ये मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच है जहाँ पे हम लोग किसी चीज़ को क्या इंक्रीज हुआ और क्या डिक्रीज हुआ इस टर्म में देखते हैं। और इसके पहले हम लोग अगर ट्रेडिशनल अप्रोच वगैरह या फिर गोल्डन रूल की बात करें, जो पहले गोल्डन रूल के नाम से था, तो गिव एंड टेक एस्पेक्ट पे वो काम करता था। तो किसी भी ट्रांजेक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उनको क्या मिला, उन्होंने कुछ गिव किया, कुछ टेक किया, उनका 70,000 रुपीज़ क्या हुआ, चला गया, लेकिन उनके पास क्या मिल गया, लैपटॉप आ गया। ठीक है, अगर सेलर ITtrader.com के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इनको क्या मिला, 70,000 रुपीज़ इनको मिल गया, और इन्होंने क्या गिव किया, क्या लैपटॉप चला गया, इनके पास से डिलीवर कर दिया लैपटॉप यहाँ पे। ठीक है, तो दो जो पर्सन होते हैं, एक टाइम में आपको दोनों के हिसाब से नहीं सोचना होगा। एज एन अकाउंटेंट आपको एक ही के साइड में रहना होगा, या तो आप अपने या स्टूडेंट के साइड में एंट्री करेंगे या फिर ITtrader.com के साइड में रह के एंट्री करेंगे। बट हाँ, कहीं भी रहे आपको दो इम्पैक्ट
दो जगह, एक बार डेबिट होगा एक बार क्रेडिट होगा, ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट, आपने जब लैपटॉप खरीदा तो आपके साथ एक बिल मिला। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। उसको जब ऑडिट करते हैं, जब क्रॉस चेक होता है अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट से ही चेक होता है, या फिर एंट्री भी होती है तो सोर्स डॉक्यूमेंट से ही एंट्री होती है। और डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, बिल हो सकता है, वाउचर हो सकता है। ठीक है, आईटी ट्रेडर ने आपको लैपटॉप दिया और लैपटॉप के साथ में एक बिल भी जनरेट किया, वो अपने लिए भी और आपके लिए भी, मल्टीपल कॉपी। आपको भी एक कॉपी बिल दे दिया, 70,000 रुपीज़ आपने पेमेंट किया और उसके बदले में आपने बिल लिया। और जब उसने बिल जनरेट किया आईटी ट्रेडर ने, तो अपने लिए भी एक कॉपी रख लिया। उसके बेसिस पे वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया उनका। उसके बेसिस पे वो क्या कर लेंगे? जर्नल एंट्री कर लेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, सैलरी स्लिप, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो ये ट्रांजेक्शन बेस्ड होता है सोर्स डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, कुछ बिल के एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। ये एक AWS, उसमें क्या होता है बिल में, ये अकाउंट नंबर है और ये किसको पेमेंट किया गया, ये सारा डिटेल रहता है। ठीक है, कब पेमेंट हुआ है, किस टाइम का बिल है, ये डिटेल रहता है। अमाउंट का डिटेल रहता है और साथ में क्या क्या सर्विसेज यूज हुई इसका डिटेल्स रहता है। जीएसटी भी कितना इस पे ऐड हुआ, टैक्सेस, ये सारा डिटेल रहता है बिल में। तो ये एक बिल होता है। बिल में प्रॉपर डिटेल्स मेंशन रहते हैं कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, किस पर्सन को या किस एंटिटी को पेमेंट हुआ, कितना टैक्स बना, क्या अमाउंट है, ये सारा कुछ बिल में मेंशन रहता है। ये एक टैली के रिन्यूअल का बिल है। बिल टू, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन को बिल किया गया, किस पर्पज से बिल किया गया, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, HSN कोड फॉर टैली, फॉर GST, HSN कोड क्या है। ठीक है, कितना अमाउंट है, कितना IGST लगा, CGST लगा। हम लोग GST में जब डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ को पढ़ेंगे कि CGST, SGST ये और IGST ये क्या होते हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इतना GST लगा, टोटल बिल अमाउंट हुआ, GST का रेट यहाँ पे मेंशन है इनका। तो ये एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस हुआ। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, ये कोई भी जब जर्नल एंट्री से पहले, ये दिखा रहा हूँ, कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं उसके पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट, एक वाउचर, अगर डॉक्यूमेंट इनवॉइस में नहीं है तो वाउचर क्रिएट करते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए जर्नल एंट्री क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये जो वाउचर है, कभी कभी बिल जनरेट हम लोग नहीं करते हैं तो कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जर्नल, ये सारे वाउचर हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। और उस वाउचर पे जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उनसे एक अप्रूवल लेते हैं। एंड अप्रूवल लेने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, किसी खास ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, सर्टेन आइटम होते हैं पेटी एक्सपेंसेस के लिए, जिससे बिल जनरेट नहीं कर पाते हैं। स्टेशनरी परचेज किया अपने बिजनेस के यूज़ के लिए, अब स्टेशनरी से बिल मिल गया तो ठीक है, उसको यूज़ कर लिया, अदरवाइज उसके वाउचर जनरेट कर लेते हैं। चाय कॉफ़ी के लिए जो बिल हो गया उसके लिए वाउचर जनरेट कर लेते हैं। बहुत सारे छोटे ट्रांजेक्शन हैं जिसके लिए हम वाउचर जनरेट कर लेते हैं, या फिर बिल। कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास रिकॉर्डिंग से पहले। ठीक है, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है वाउचर जनरेट करने का, बट उसमें बस ये होना चाहिए कि वाउचर नंबर क्या है, किस डेट को हुआ, कितने अमाउंट का, वो डेबिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है, क्या वाउचर है। ये पर्पस के हिसाब से होता है। आई विल डिस्कस कि आपको डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, कैश, इन वाउचर में क्या डिफरेंस होता है, मैं डिटेल कर दूंगा आपको। बट इनका पर्पस यही होता है कि जर्नल एंट्री करने से पहले आपको कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वाउचर क्रिएट कीजिए, ऑथराइजेशन प्रिपेयर्ड बाय एंड ऑथराइज बाय। ऑथराइज बाय का सिग्नेचर लीजिए, प्रिपेयर्ड बाय इनका सिग्नेचर लीजिए। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे पुट कीजिए, डेट वगैरह पुट कीजिए और तब इसके बेसिस पे जर्नल एंट्री कीजिए। ठीक है, डेबिट वाउचर,
ये आपको और ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप जर्नल एंट्री करेंगे। जब कोई ट्रांजैक्शन या किसी पार्टी को डेबिट साइड में लिखना होता है, डेबिट करना होता है, उस चीज़ के लिए हम लोग डेबिट वाउचर का यूज़ करते हैं, डेबिट वाउचर क्रिएट करते हैं। किसी अकाउंट को डेबिट करना होता है। कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँगा अभी आगे, एंड देन मैं इस वाउचर को एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे आपको। क्रेडिट वाउचर सिमिलरली अकॉर्डिंग टू डेबिट, अगर क्रेडिट में किसी पार्टी को लिखना होता है, किसी ट्रांजैक्शन को मेंशन करना होता है, ठीक है, तो क्रेडिट वाउचर खुद से क्रिएट करते हैं। और नहीं तो सिंपलेस्ट वे होता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर की जो एंट्री होती है वो जर्नल के प्रोसेस से होती है, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट हो गया। सिंपलेस्ट वे होता है आप बिल जनरेट कर लीजिए, एंड आज के डेट में हर चीज़ का बिल जनरेट हो जाता है। हम लोग वाउचर पे कम रिलायबल होते हैं, बिकॉज वाउचर से ऑथराइज करना, सिग्नेचरी करना, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बाकी चीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं माना जाता है। तो बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉरपोरेट्स में एवरीथिंग्स के लिए हम लोग बिल जनरेट कर लेते हैं, अदरवाइज पेटी कैश वगैरह का एक प्रोविज़न कर लेते हैं। किसी भी वाउचर में जीएसटी इंक्लूडेड होता है, अभी वाउचर बिल्स में टैक्स इंक्लूडेड होता है, टैक्स इनवॉइस होता है। अगर टैक्स इनवॉइस है तो बिल जनरेटेड होगा, ठीक है, मतलब टैक्स जनरेटेड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है वाउचर में या इनवॉइस में, उनका डेट होना चाहिए, कस्टमर का नेम होना चाहिए, कस्टमर एंड टैक्स पेयर का कुछ इन्फॉर्मेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो ये सारा होना चाहिए। एचएसएन कोड होना चाहिए। कोड के बेसिस पे ना टैक्स रेट डिफर करता है। हम लोग जब जीएसटी पढ़ाएंगे ना, देन आई विल शो यू आपको एचएसएन कोड अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग एचएसएन कोड है। आप जो सेल कर रहे हैं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ये प्लेस ऑफ सप्लाई ही डिसाइड करता है कि आपको आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए मेंशन, टैक्सेबल वैल्यू, रेट एंड बाकी चीज़ मेंशन होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इनवॉइस में रहता है। अभी आपके सिलेबस में करंट पर्पस से इनवॉइसिंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करेंगे तो पूरा का पूरा इनवॉइस पे ही काम करेंगे। या तो आप किसी ट्रांजेक्शन जब डील फाइनल हो जाएगा तो एक प्रॉपर इनवॉइस जनरेट, सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस होगा, उसको रिकॉर्ड में मेंशन करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे, या फिर वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे। पहले से एंट्री जनरेटेड है तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट इस तरह से बिल इनवॉइस को लेंगे और चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, एंट्री सही हुआ कि नहीं, टैक्स मेंशन हुआ कि नहीं, पेमेंट हुआ कि नहीं। आपको टोटली ये सोर्स डॉक्यूमेंट को फाइंड करना होगा, और प्रैक्टिकली इसको रखा जाता है टैक्स एंड ऑडिट पर्पज से, ठीक है। इसको रखा जाता है जब तक कि ऑडिट नहीं हो जाता, और ऑडिट के बाद भी असेसमेंट्स वगैरह पर्पस के लिए पूरा डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, डॉक्यूमेंटेड होकर, बिल्स को, वाउचर को, इनवॉइस को, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस पे बहुत ज़्यादा काम होता है, सो दैट मैंने आपको थोड़ा सा इसको शो कर दिया। ओके, ई इनवॉइसिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी के मन में आ रहा होगा सर इस तरह से कैसे निकालेंगे इनवॉइस, तो हमें नहीं निकालना होता है। ऑलरेडी हर एक सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ ईआरपी या अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग जनरेट करके रखते हैं, सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। दिस आर फ्यू नेम्स एंड ऑलरेडी डेटा फीड करते हैं। मैं आपको ये जब ई अकाउंटिंग करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे वाउचर ऑटोमेटिक निकल जाता है। हमें बस बताना होता है कि क्या ट्रांजैक्शन है, क्या पार्टी नेम है, डिटेल है, एंड सॉफ्टवेयर वाउचर को जनरेट कर देता है खुद ब खुद। ओके, तो यहाँ तक एक सेक्शन था। अभी हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन को लेंगे और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस में कैसे होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। मैथमेटिक्स में आपने RHS, LHS ये बनाया होगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होता है, या फिर उसको LHS RHS आप जो लिखना है जिस तरीके से आप उसको ऐड। अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन होता है। बैलेंस शीट मैंने पहले भी आपको अभी कई बार दिखाया है। उस बैलेंस शीट में क्या देखते हैं आप, एसेट प्लस लायबिलिटी, ये दोनों मिलके किसके बराबर होते हैं, ये दोनों मिलके आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये दोनों मिलके एसेट्स के बराबर होते हैं। और नहीं है तो इट मीन्स कि अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसे मिस्टेक है, जिसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी यही बोलता है किसी बिजनेस में इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों मिलके एसेट्स के बराबर होने चाहिए। इसको बैलेंस शीट में हम लोग मेंशन करते हैं, मैंने बताया
एसेट्स एंड इक्विटी, और ये डबल एंट्री का बेस है। अब इसके बाद मैं जर्नल एंट्री एंड बाकी चीज़ हम लोग लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हम लोग शुरू करेंगे। दैट्स वाई मैं पहले ही आपको सोचा थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को अलग अलग इस तरीके से A माइनस एल इज इक्वल टू सी, A माइनस सी इज इक्वल टू एल, ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस के दिए तो क्या बचेगा, इक्विटी या फिर कैपिटल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ये कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल है एंड इसको हम लोग प्रैक्टिकली डील करते हैं, प्रैक्टिकली बनाते हैं कि ये किस तरीके से प्रूफ है कि एसेट लायबिलिटी हर एक ट्रांजेक्शन में किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, या फिर मेरे से पहले ही आप इस चीज़ को ट्राई कर लीजिए अगर आपको आता है तो। ठीक है, एंड देन मैं 1 बाय 1 डिस्कस करते रहता हूँ, आप इस चीज़ को मेरे साथ बनाइए। मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि एक छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिए, एक एक्सप्लेनेशन के लिए जगह, आप चाहें तो नोट कहीं भी वर्किंग नोट के रूप में इसको रख सकते हैं, और एक ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए जिसमें कि एक साइड जो हो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखने के लिए पूरा इस तरह से जगह हो, टोटल करने का हो, और एक साइड एसेट्स बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट हो। वो दो तरीके से आप इस चीज़ को बना लीजिए। मैं इसका आंसर जो होगा आपको इस तरीके से प्रेजेंट करके दे दूंगा, ठीक है, लास्ट में फाइनल आंसर। बट अभी आप प्रैक्टिस के लिए इस चीज़ को बनाइए और मेरे साथ समझिए। ठीक है, पहले तो एक मेथड जो आपको पुराना स्टडी का मेथड है, मैं इस तरह से बना के आपको शो कर देता हूँ कि अब मैं देखता हूँ आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, एंड दूसरा एक मेथड ये है कि आई विल क्रिएट, ये सारा रिकॉर्डेड है मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं एक्सेल में इस तरीके से ये सारा मिटा दूँ एंड देन आपके साथ प्रिपेयर करके एक बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ मेथड से इसको हम लोग पढ़ें एंड देन देखते हैं कि ये आपको अच्छा लगता है या फिर राइटिंग वाला अच्छा लगता है। ठीक है, तो पहले इस मेथड से करते हैं। ओके, विद ए कैपिटल ऑफ ₹5,000 मैक्सवेल स्टार्टेड बिजनेस। ओके, अब मेरे ख्याल से अब अकाउंट पहचानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप अकाउंट्स को बड़े आराम से पहचान सकते हैं विद ए कैपिटल। कैपिटल 5,000, एक पॉइंट नोट कर लिया आपने। ओके, अब ये कैपिटल किस फॉर्म में आया होगा, या तो बैंक के फॉर्म में आया होगा, मतलब पैसा या तो अकाउंट्स में आया होगा या फिर पैसा वो कैश में लेके आया होगा। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट इन्होंने ओपन किया है, ये सेकंड ट्रांजेक्शन जहाँ ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने कैश अकाउंट ओपन किया है बैंक में, मतलब सॉरी बैंक में अकाउंट ओपन किया है, कैश डिपॉजिट किया है 4,800 का। इट मीन्स कि ये पहला ट्रांजेक्शन के लिए उनके पास कैश होगा, दैट इज 5,000। तो रिमेंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लूँ, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पहले ही फॉर्मेट को आप नोट करके बना के रखे रहेंगे। और एक और लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल, और कैपिटल कितना आया 5,000, और यहाँ पे क्या है कैश 5,000। यू सी, अगर टोटल यहाँ पे मैं यहीं पे इसी पॉइंट ट्रांजेक्शन की बात करें तो 5,000 ये टोटल क्या है बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 4,800 रुपीज़ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, 4,800 रुपीज़। अच्छा, ये रुपीज़ बहुत बड़ा है, फिगर आगे भी है, बट हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बिकॉज बहुत बड़ा लिखना थोड़ा सा स्पेस और टाइम के हिसाब से कंज्यूमिंग होगा। बैंक अकाउंट ओपन किया उन्होंने दूसरे ट्रांजेक्शन में, इसको मुझे इरेज करने दीजिए। बैंक अकाउंट ओपन किया तो क्या हुआ, कैश जो है उनका कम हो गया 4,800 से, और ये कैश कहाँ चला गया बैंक में।
बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक बैलेंस 4800 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं एसेट साइड में, यहाँ एक और नया अकाउंट हो गया बैंक 4800 से। अब ये कैश 5000 नहीं रहा, ये कैश कितना हो गया अब 200, ठीक है। इसलिए अब पहला वर्किंग जो होगा ना, ये जो फाइनल जो आप बनाइएगा एक वर्किंग नोट की तरह मैं इसको बना रहा हूँ। फाइनल स्टेटमेंट अलग तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत बार कट अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी भी क्या है, इस साइड कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, दो इम्पैक्ट पड़ा, कैश कम हो गया और बैंक का अमाउंट जो है बैंक में इतना बढ़ गया 5000। तीसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। उन्होंने कुछ खरीदा 1200 का किंजन प्राइवेट लिमिटेड से, उनको चेक दिया सेम डे 800 का, मतलब 1200 का उन्होंने आईटी इंफ्रा खरीदा, ऑफिस इंफ्रा खरीदा 1200 का, यानी कि 1200 है, 1200,000 है, इतने का खरीदा और उसके बदले में उन्होंने बैंक से कितना पेमेंट किया 800 पेमेंट किया। 400 का ड्यू रह गया, समझ रहे हैं आप, 400 का क्या हो गया, ड्यू रह गया। तो एक तो आईटी इंफ्रा यहाँ पे आ गया नया एसेट्स के रूप में, या फिर ऑफिस इंफ्रा, मैं बस इंफ्रा ही लिख दे रहा हूँ। कितने का आया 1200 का, ओके। 400 जो है यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, क्रेडिटर, और इस क्रेडिटर का नाम क्या है, किससे खरीदा इन्होंने, किंजन। तो ये पर्सन है, उनको पैसा देना पड़ेगा ना इनको, 400 यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो गया। और बैंक में जो पैसा है वो अब माइनस हो गया 800, तो अब बैंक में नया अमाउंट, नया फिगर क्या हो गया 4000। अब आप टोटल ऐड करके देखिए बराबर है कि नहीं इस पॉइंट पे। 800 बैंक से उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो 800 माइनस करेंगे 4800 में से, 4800 पहले था, अब ये क्या हो गया, घट गया, 800 उसमें से माइनस हो गया, तो एक नया फिगर 4000। अब ऐड कीजिए 1200 4200, तो कितना हो गया 4 5 एंड 4, और यहाँ भी ऐड करके देखिए टोटल, अभी भी बराबर है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपको किसी भी क्वेश्चन में, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे काम करें सिंस बिगिनिंग एक बैलेंस को लेके, तो जो LHS होगा और जो RHS होगा, ठीक है, इसको अगर दूसरे फॉर्म में कहें तो जो कैपिटल होगा या ऑनर्स इक्विटी लायबिलिटी होगा, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, एसेट्स के बराबर होते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अब आपको कैपिटल, लायबिलिटी, क्रेडिटर, डेटर, ये सब नाम मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये सब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मैंने काफ़ी मेहनत करके और आप लोगों ने इसको सीख लिया। अगर नहीं सीखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको फाइंड आउट करके क्लियर कर लीजिए, बिकॉज इसीलिए हम लोगों ने मेहनत किया था कि वन टाइम अगर हम सीख जाएंगे तो आगे से कोई भी ट्रांजेक्शन और फिनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऑलवेज हर एक ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आप ये प्रूव करके देख लेंगे, ये क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर थर्ड ट्रांजेक्शन में हम लोग जाएं, हियर इट इज फोर्थ नंबर। उन्होंने मशीनरी परचेज किया 400 का, और ये मशीनरी उन्होंने उधार में परचेज किया लिम्का इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि पेमेंट करने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि पेमेंट कैश में किया है या पेमेंट बैंक से किया है, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मान के चलते हैं कि उन्होंने उधार में परचेज किया, और यहाँ पे मशीनरी 400 का, ठीक है, और यहाँ पे
नाम मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, LIMCA, ठीक है। 400 अमाउंट देंगे ना, 400। देखिए इस साइड भी 400 इंक्रीज हुआ, इस साइड भी 400 इंक्रीज हुआ, टोटल डेफिनेटली बराबर होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए IT इकोसिस्टम उन्होंने परचेज किया 600 के लिए, 15 रुपीज़ उन्होंने, मतलब 15,000 उन्होंने कैश में दे दिया, और बाकी क्या हो गया उनके पास, उधार है, पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे एक IT इकोसिस्टम, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखेंगे 600, ओके। कैश 15 रुपीज़ माइनस करना है ना इस ट्रांजेक्शन के लिए, 15 रुपीज़ माइनस करना है इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो अब कैश 200 भी नहीं रहा, ये फिगर कम हो गया। अब कैश कितना रहा, 1, मैं मिटा दे रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास अवेलेबल नहीं होगा ये मिटाने का बार बार, तो आप एक बार इसको रफ में एक बार कर लीजिए। 185 क्या हो गया, कैश बच गया अब अपने पास। इसको भी फ्रेश तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ 4000, ठीक है। और 15 रुपीज़ तो कैश में पेमेंट हो गया, और बाकी फिर से यहाँ पे क्या हो गया, IT इकोसिस्टम वाज पेड टेक्नोवेव, ये कितना हो गया 585, 600 का गुड्स उन्होंने परचेस किया था, उसमें से 15 पेमेंट कर दिए, रिमेनिंग 585 का लायबिलिटी क्रिएट हो गया। तो इच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो जगह होता है, एक जगह लायबिलिटी और कैपिटल साइड में, एसेट साइड में, या दोनों अगर इसी साइड हो तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यानी तो यहाँ पे दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा एनालिसिस देखिए, अभी क्या हुआ, 15 रुपीज़ से कैश कम हो गया, और यहाँ एक लायबिलिटी 585 रुपीज़ से बढ़ गया, और इन दोनों को मिला के IT इकोसिस्टम क्या हो गया, 600 से क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक बार देख लेते हैं इसको। उन्होंने गुड्स परचेज किया ड्रेसवेल ट्रेडर से 1800 का, पेमेंट नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रेसवेल 1800, और यहाँ पे स्टॉक 1800, जी दोनों साइड बढ़ गया, दोनों साइड बराबर है। 700 का गुड्स सेल किया इन्होंने 900 में, तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए कॉस्टिंग को एडजस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सेल की एंट्री करते हैं 900 की सेल की एंट्री, और स्टॉक घटा देंगे। स्टॉक पहले 1800 था, इसमें से 700 का स्टॉक निकल गया, तो अब रिमेनिंग स्टॉक का जो नया बैलेंस है वो अपने पास क्या हो जाएगा, 1100, इतना का स्टॉक अवेलेबल रह जाएगा। और सेल किए, क्रेडिट में सेल किए हैं पहनावा, इनको ये नाम आप सही सही लिख लीजिएगा, क्रेडिट में सेल किए हैं 900 में, तो ये सेल की प्राइस यहाँ पे 900 हो गई, ठीक है। सो नाउ यू सी, ये थोड़ा सा स्लो है, स्लो इसलिए है कि हम लोग प्रैक्टिकल पे काम कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल पे जब भी काम करेंगे आप भी मेरे साथ बनाते चलेंगे, वीडियो पॉज करके या पहले बना लेंगे, मेरे साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे ना, ऑलवेज इट विल बी स्लो, ताकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाए, एंड देन हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी डेफिनेटली फास्ट एंड गुड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए और फिर से इस टोटल को चेक कीजिए, और इस टोटल को चेक कीजिए, इसमें एक पॉइंट और है सेल में, ठीक है। आपने सेल्स अकाउंट 900 एंड पहनावा 900, 200 का एक एडजस्टमेंट है, एक मिनट, सॉरी,
ये 200 का प्रॉफिट साइड से एडजस्टमेंट है। यहाँ पे एक जो हम लोग सेल किए ना प्रॉफिट 200, ये प्रॉफिट का 200 का एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब आप ऐड करेंगे तो ये मेरे हिसाब से ये सब कुछ आपको बराबर मिलेगा। 5 to 1800 400 585 5 to 1800 400 585 5 to 1800 400। ओके, तो दिस वाज वन मेथड जो कॉपी पेन पे आप लोग पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से और छोटा करके शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। आई हैव ऑप्शन कि मैं कट कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, बट आपको कॉपी पेन पे ये अवेलेबल नहीं रहता है। 100% मैंने जूम कर लिया। सो ये एक पॉइंट हुआ प्रेजेंट करने का। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए थे ना कि उन्होंने लिम्का ये 400 का गुड्स जो उन्होंने परचेज़ किया था, कलर में चेंज कर लो थोड़ा सा, ये 400 का ये उधार में किया था, मतलब ऑन क्रेडिट परचेस किया था। और यहाँ पे मशीनरी 400 ऑन क्रेडिट। अगर कैश में करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा और ये क्या होगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट यहाँ से उतना से कम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कैश में कम करके। ठीक है, ओके, तो एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि अगर मैं आपको एक्सेल में दिखाऊं कि एक्सेल में हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, एक एक पॉइंट को कैसे, उसका मैंने एक कंप्लीट एनालिसिस एंड ये आपको प्रेजेंट करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, 1 by 1 आप पॉइंट 1 दो चीज़ क्या हुआ, कैश और कैपिटल। कैश इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ 5000। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहाँ मैं नहीं रख रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट 1 यहाँ पे देखिए 1 नंबर, और यहाँ पे जब कैश के बैलेंस को देखेंगे पॉइंट 1 यहाँ पे 1 नंबर। और एज ऑफ नाउ हमारे पास बैलेंस क्या है, ये 5000 होगा, क्योंकि ये पूरा डिडक्ट करके फाइनल फिगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जब हम लोग इसको स्टार्ट किए होंगे उस समय ये 1, तो पूरे ट्रांजेक्शन को 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने प्रेजेंट कर दिया है। आप एक बार बनाएंगे एंड देन उस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक्सेल में भी इस पर काम करके आपको बताऊंगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको भी लाइफ में एक्सेल पे ही काम करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में सॉफ्टवेयर पे काम करना है। सो किसी किसी क्वेश्चन का बाय द वे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं इस तरह से बना हुआ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ और ये दो एक्सप्लेनेशन आंसर दोनों एक साथ हुआ। दिस इज एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, बट सम टाइम इफ़ यू विश मैं किसी किसी क्वेश्चन को इस तरीके से आपके साथ बनाते हुए दूंगा। ठीक है, एंड ये आपको पता है इस तरह की भी एक रिकॉर्डिंग, इस तरह के भी एक एनालिसिस हम लोग करेंगे पेन और पेपर पे, जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हैं अकाउंटिंग में। तो ये सब चीज़ ऐसे भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, पेन और पेपर पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मेरा पर्पस फुलफिल तब होता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है, या तो इस तरीके से हो व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, या फिर एक्सेल के थ्रू, या फिर आपके प्रैक्टिस के थ्रू, या क्वेश्चन आंसर आप मुझसे पूछे उसके थ्रू। ओके, तो आप कमेंट कीजिए कि ये कैसा लगता है, बताइए मुझे। ये क्वेश्चन रहा है यहाँ पे। पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, विद ए कैपिटल 5000 मैक्सवेल स्टार्टेड बिजनेस। 5000 से उन्होंने स्टार्ट किया और ये पर्सन है मैक्सवेल। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अकाउंट ये है कैपिटल। आपको पता है कैपिटल लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी साइड में इसकी एंट्री करेंगे कैपिटल। यहाँ पे लेटर केसिंग वगैरह मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, फाइनल आंसर में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। तो और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 5000। ठीक है, और हमारे पास इसके बदले में क्या आया, कैश। और मैं ऐसे लिखता हूँ इज इक्वल टू 5000, क्योंकि बाद में मुझे इसकी बैलेंसिंग भी निकालनी पड़ेगी कि कैश का बैलेंस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। 5000 और ये -5000 काउंट कर रहा है। सो इसको मैं इस तरीके से लिख दो। ठीक है, दैट इज नॉट -5000, सिंपल 5000। एंड ये फॉर्मेट मुझे इसको इस तरीके से लाना पड़ेगा।
या इनका एक फॉर्मेट इनको देना पड़ेगा टैक्स के लिए। ये सब डेट के फॉर्मेट्स ले रहे हैं, मुझे डेट के फॉर्मेट्स नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए कस्टम के, और ये नंबर के फॉर्मेट चाहिए, और नंबर में भी हम लोगों को डेसिमल नहीं चाहिए। ठीक है शी, बहुत सारा चीज़ अकाउंटिंग के अलावा भी आपको मिलेगा यहाँ पे, इस तरीके से आप जब सीखेंगे तो। ठीक है, कंट्रोल आई एंड मैं लेटर यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, आपको देखने समझ में आएगा। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। कैश, एंड कैश क्या है, एसेट्स है, और यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हुआ, कितना से इंक्रीज हुआ, 5000 से। आई मतलब इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, डिटेल मैं लिख के दे दूँगा आपको। कैपिटल, कैपिटल एक लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ 5000 से, और यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है। दूसरा ट्रांजेक्शन में आते हैं, बैंक अकाउंट ओपन हुआ 4800 से। यहाँ पे क्या है, पैसा जो कैश में था वो बैंक में चला गया, इसको यहाँ से ले लिया जाए, थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा कैश। और ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, कैश क्या हो गया अपना, डिक्रीज़ कर गया। 4800 का कैश, कंट्रोल डी, नहीं ये इंक्रीज़ कर गया, यहाँ पे इसका नाम एसेट्स है, और ये भी, ये क्या आया, बैंक, और ये 4800 से बढ़ गया। मतलब एक एसेट था हमारे पास कैश के रूप में, ये घट गया, और दूसरा एसेट बैंक के रूप में बढ़ गया, तो इसकी एंट्री एक ही साइड में होगी, इस साइड कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा यहीं पे। कैश को क्या कर लेना है, कैश में से माइनस कर देना है, कितना, 4800, और यहाँ बैलेंस अपडेट नहीं होगा, -4800। अब बैलेंस अपडेट हो गया, देखिए। और यहाँ पे एक बैंक अकाउंट हमें क्या लिख देना है, बराबर हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट आते हैं, ऑफिस इंफ्रा 1200 का उन्होंने परचेज किया। ऑफिस इंफ्रा एक एसेट्स है, ऑफिस इंफ्रा। हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी अगर आपको अकाउंट्स फाइंडिंग करने में दिक्कत हो रही है कि कब एसेट्स होगा कब लायबिलिटी होगा, तो आई सजेस्ट कि आप जाइए और एक बार फिर से लेक्चर को पढ़िए एंड फाइंड आउट कीजिए कि व्हाट इज़ एसेट्स, व्हाट इज़ लायबिलिटी एंड ऑल, देन आप यहाँ पे आइए। ठीक है, या फिर मेरे से पूछिए, अगर कोई दिक्कत हो देन आई विल आइडेंटिफाई कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट, ऑफिस इंफ्रा एक एसेट्स है एंड 1200 से ये इंक्रीज कर गया, पहला पॉइंट ये हुआ। बट इसमें हम लोगों ने कुछ एडवांस भी पेमेंट किया, 800 रुपीज़ एडवांस नहीं, बैंक से पेमेंट कर दिया। यहाँ पे बैंक एक एसेट्स है और ये डिक्रीज कर गया, घट गया, पेमेंट कर दिया हम लोगों ने 4800 से। ठीक है, अब बचा 4800 नहीं, 800 ओनली, 800 से, और बचा कितना, 400। ये 400 की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई जिसके साथ हम लोगों ने परचेज किया है। जिससे परचेज किया है ऑफिस इंफ्रा, किससे परचेज किया है, किंजन प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया है। ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, किंजन प्राइवेट लिमिटेड, लायबिलिटी इंक्रीज इससे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऑफिस इंफ्रा 1200 से बढ़ गया, और बैंक जो है, बैंक क्या हो गया है, -800 हो गया है। यहाँ उस चीज़ को मैं लिख दूँ आपके, अच्छा लगेगा आपको। 4800 का बैंक था, 800 उसमें से माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, अभी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ जाइए। फॉर्मेटिंग के लिए आपको ऑफिस प्रोडक्टिविटी सिस्टम जब मैं पढ़ाऊँगा उस समय पूरा का पूरा एक्सेल एंड वर्ड पीपीटी जितनी भी चीज़ें होंगे वो फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी सिस्टम के टाइम पे 400 का दिक्कत है। 400 हमारे पास कहाँ पे है, लायबिलिटी क्रिएट हुआ है किंजन प्राइवेट लिमिटेड से, एंड 400 हम लोग यहाँ पे उनके नाम पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीनरी परचेज किया 400 से,
अब इसको कैश भी मानिए, क्रेडिट भी मानिए, कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ कि बैंक से हम लोगों ने पेमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था उधार मान के इसको, अभी मानते हैं 400 का पेमेंट कर दिया, यहाँ से मशीनरी आ गया और अपने बैंक से 400 का पेमेंट चला गया। तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, -400 जब करेंगे तो 400 और कम होगा 36, ठीक है। 36 का डिफरेंस है यहाँ पे, मशीनरी 400 और ये, एंड वाई 36 का डिफरेंस, ये 400 है, नॉट 4000, ठीक है, बराबर है। फोर्थ नंबर, मशीनरी, बैंक। मशीनरी और बैंक दोनों क्या हैं, दोनों एसेट्स हैं। मशीनरी का जो एसेट्स है वो इंक्रीज कर गया और बैंक जो है वो डिक्रीज कर गया, एंड वैल्यू 400। एक और लेते हैं फिफ्थ नंबर, आईटी इकोसिस्टम। आईटी इकोसिस्टम क्या हुआ, परचेज किया 600 में, तो आईटी इकोसिस्टम एक अपना एसेट से 600 में परचेज हुआ, 1000 मैंने लिख दिया। अब इसमें 15 रुपीज़ का हुआ कैश पेमेंट, कैश 15 रुपीज़ का पेमेंट हो गया कैश से, एंड रेस्ट 585 का जो पेमेंट हुआ वो हुआ ही नहीं, वो लायबिलिटी क्रिएट हो गया। और ये किससे हम लोगों ने परचेज किया, टेक्नोवेब से। टेक्नोवेब इस नाम की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई अपने पास, ठीक है। तो ये टेक्नोवेब क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज कर गया इतना से, कैश एसेट से, एसेट से ये एसेट्स इंक्रीज किया, ये एसेट्स डिक्रीज किया इतना से, है ना, फिफ्थ नंबर। एंड ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, किस चीज़ को कहाँ लिखेंगे। और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर से एक बार हम लोग जर्नल में डिस्कस करेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को। एंड अकाउंट्स क्या है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस इन डिटेल, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो या फिर मेरे से पूछें। यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, आईटी इकोसिस्टम 600, कैश माइनस हो गया है 15 रुपीज़, यहाँ भी माइनस कर देते हैं 15 रुपीज़, इतना आ गया। अब एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई यहाँ पे टेक्नोवेब के नाम से, जो डिफरेंस है 585। अब ये डिफरेंस सॉर्ट आउट हो गया, बराबर हो गया, है कि नहीं। 6 नंबर, ड्रेस वेल से हम लोगों ने क्या कर किया, परचेज किया 1800 का, क्या मानिएगा, कैश या क्रेडिट, जल्दी बताइए। परचेज किया है, लायबिलिटी मान लीजिए, और उधार परचेज हो गया, इंक्रीज किया 1800 की लायबिलिटी मान लीजिए, ठीक है। और स्टॉक मानिए अभी, ठीक है, परचेज करेंगे बाद में बनाएंगे स्टॉक एसेट्स, इंक्रीज किया 1800 से, 6 नंबर। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक ड्रेसवेयर ट्रेडर्स जो अपने हैं भाई साहब को क्रेडिटर बना दीजिए 1800 से। प्रैक्टिकल भी अकाउंट ऐसे ही होता है, बड़े मज़े से आप एक्सेल एंड बाकी चीज़ों में अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर में, ऐसे ही होता है। दैट्स वाई मैं आपको कुछ कुछ करके भी दिखाते रहूँगा कि आपको एक प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। ये हो गया है स्टॉक 6 नंबर। अब देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 700 से 700 का गुड्स हो गया, उसको सेल कर दिया 900 में। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पे आपका स्टॉक जो है एक एसेट्स है वो डिक्रीज़ कर गया 700 से, बट मान के चलते हैं उधार में सेल किया, पहनावा इंटरप्राइजेस को हमने बेच दिया, इनसे 900 रुपीज़ मिले नहीं हैं, मिलने वाले हैं, तो ये हमारे डेटर हो गए, एक एसेट्स हो गए, इंक्रीज़ कर गया 900 से, मिलने वाले हैं। अब 200 का प्रॉफिट हो गया ना। अब प्रॉफिट डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालते हैं, बट हाँ अभी हमारे पास कोई और ऊपर रेवेन्यू है, इंक्रीज़ हुआ 200 से, हो गया 900। अब यहाँ पे रिकॉर्ड इसकी एंट्री कैसे करेंगे, स्टॉक का जो बैलेंस है 1800 बैलेंस है स्टॉक का,
ये बैलेंस कितना से कम हो गया, -700 से कम हो गया, 700 से कम हो गया, ठीक है, 1100 का स्टॉक हो गया। और एक डेटर यहाँ पे क्रिएट हो गया, मिस पहनावा इंटरप्राइजेज, यही है ना नाम इसका, हाँ पहनावा इंटरप्राइजेज यही है, एक डेटर क्रिएट हो गया 900 से, ठीक है। इस फॉर्मेट को यहाँ लीजिए नीचे, 900 से एक डेटर क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट मिल गया 200 का, एंड बराबर हो गया, दैट्स इट। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एक्सेल या बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, एक्सेल थोड़ा सा इजी होता है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और काफ़ी सिंपल होता है इसमें रिकॉर्ड करना। और चूँकि मैं आपको आंसर भी दूंगा तो ये आंसर कट पेस्ट करके कहीं पे देता हूँ, दैट विल बी नॉट गुड। और इस तरीके से मैं अगर आपको आंसर देता हूँ प्रेजेंट करके, जैसे ये मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, एसेट लायबिलिटी इंक्रीज, तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो मैं वहाँ पे बनाता हूँ, देन आपको पढ़ाता हूँ। कुछ आंसर मैं आपको बनाते हुए, जैसे अभी मैंने टेस्ट किया, आप मुझे बताइए कैसा लगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगला में, जहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जर्नल प्रॉपर एंड बाकी बुक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।